नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं शिवम टॉक्स नाउ। एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं सिर्फ बात नहीं करूंगा, मैं उन सवालों के जवाब ढूंढूंगा जो अक्सर हमारे मन में रहते हैं। आज हम पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक क्वेश्चन, क्या एस्ट्रोलॉजी सच में काम करती है? क्या एस्ट्रोलॉजी के बिलीफ पे हम अपना फ्यूचर रख सकते हैं? क्या एस्ट्रोलॉजी से जो हमें रेमेडीज मिलती है वो कितने हद तक हमारे लिए काम करती है या कितने हद तक हमारे लिए काम करेगी? आज इन्हीं सब सवालों पे होगी ऑनेस्ट एंड डीप कन्वर्सेशन। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में इस टाइम सानिया जी, जो एक एस्ट्रोलॉजर है। हम कोशिश करेंगे हम उनसे सारे जवाब बहुत अच्छे से और प्रैक्टिकल लाइफ को लेके हम उनसे क्वेश्चंस करें जिसके हमें बहुत अच्छे अच्छे आंसर मिले। तो स्वागत है आपका सानिया जी शिवम टॉक्स नाउ में। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप शिवम टॉक्स नाउ में आए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जब आपने शिवम टॉक्स नाउ का इनविटेशन लिया तो आपने क्या प्रेडिक्ट किया शिवम टॉक्स नाउ को लेके? देखिए, जिस चीज पे हमारी चर्चा होने वाली है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है जी। और मुझे इस सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट है। मेन रीजन तो यही था मेरा यहाँ पर आके ये डिस्कशन करने का। जैसे कि सबसे पहले तो मैम यही बता दो कि अभी आप लाइक 20-25 के अराउंड, इसी के अराउंड होंगे। तो इस टाइम पे मतलब लाइक लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ या किसी और चीज की तरफ बड़े ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। आपने एस्ट्रोलॉजी ही क्यों चुना और आप कब से एस्ट्रोलॉजी के अंदर है? देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजी लगभग 15-16 साल की थी जब, तब से सीख रही हूँ मैं। तो मुझे इसका अध्ययन करना बहुत अच्छा लगता है। एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष विज्ञान से रिलेटेड मैं जितना रिसर्च करती हूँ उतना मेरे को मजा आता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलती है मेरे को। तो देखिए, आप इसमें कैसे इंटरेस्ट रहा, बचपन में बहुत सारे लोग आते थे घर में, बोलते थे इवन भी ज्योतिष वगैरह, या बहुत लोग आते हैं जो थोड़ा बहुत ज्ञान या कुछ ज्यादा अच्छा ज्ञान रखते हैं, वो कहते थे कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो मेरा हमेशा ऐसा रहता था कि इन्होंने ऐसा कैसे बोला, कोई फ्यूचर कैसे बता सकता है जी। तो उसके बाद मैंने ये चीज सीखी और उसके बाद मेरे गुरु ने मेरा बहुत साथ दिया ये चीजें सीखने में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आपको ज्योतिष सीखना है तो बिना गुरु के बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजी इज लाइक अ सब्जेक्ट की जहाँ पे हमें स्टडी करनी पड़ती है। बिल्कुल, जैसे मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन करना है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, एग्जिबिशंस रखते हैं, वैसे ही एस्ट्रोलॉजी भी एक बहुत, क्योंकि मैं बोलती हूँ एस्ट्रोलॉजी एक बहुत डीप सब्जेक्ट है। ज्ञान का समुंदर है, जितना जाओगे उतना आपको ज्ञान मिलता जाएगा। अच्छा, मतलब दैट नहीं है एस्ट्रोलॉजी का एंड तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हम अभी भी रिसर्चर है, नई नई चीजें हमें पता लग रही है, हम सीख रहे हैं। ऐसा होता है कभी कि हर कुंडली एक डिफरेंट रहती है और हर कुंडली से आप एक डिफरेंट चीज सीखते हैं? हाँ बिल्कुल, हर कुंडली में अलग अलग योग बनते हैं और उन अलग अलग लोगों से उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे हम बता देंगे कि किसी का पर्टिकुलर प्लैनेट किसी पर्टिकुलर भाव में बैठा हुआ है तो आपके साथ पर्टिकुलर ऐसी ऐसी चीजें हो सकती है। तो उनके पूरे जीवन में कभी ना कभी वो चीजें होती है, वो कब होगी, किस प्रकार होगी और उनका क्या उस समय कैसा रिजल्ट रहेगा उस समय। तो चलिए सानिया जी के साथ हम अपना आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। अगर एस्ट्रोलॉजी इतनी एक्यूरेट है तो हर एस्ट्रोलॉजर अलग प्रेडिक्शन क्यों देते हैं? देखिए, ज्योतिष एक ही है, लेकिन ज्योतिषी के दृष्टिकोण पे, उसके अध्ययन पे और उसका क्या रिसर्च रहा है उस पे डिपेंड करता है। जैसे कोई दो डॉक्टर है, किसी मरीज का अगर वो रिपोर्ट देख रहे हैं, दोनों का अपना प्रेडिक्शन रहेगा क्योंकि उनका अपना नॉलेज है, अपने दृष्टिकोण के अनुसार वो देखेंगे तो वो उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट बताएंगे। वैसे ही ज्योतिष जो है सिर्फ एक लाइन या एक किताब का सब्जेक्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे ग्रहों का कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद जब भी कोई ज्योतिष है उसको किसी का टिपड़ा या कुंडली देखनी है तो उसको हर एक योग देखना होता है। जब वो हर एक योग, हर एक पार्ट कुंडली का देखता है तब एक बेटर एक्यूरेट रिजल्ट आता है हमारे पास। तो ये डिपेंड करता है कि ज्योतिष का दृष्टिकोण क्या है, उसका अध्ययन कितना है, उसने रिसर्च वगैरह कितना किया हुआ है। क्या हम एस्ट्रोलॉजी को साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं? एस्ट्रोलॉजी को साइंटिफिक प्रूव करने की क्या नीड है, साइंस तो अभी आई है ना। ज्योतिष विज्ञान तो सालों हजारों सालों से चलता आ रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम मार्स की बात करते हैं, साइंस कहता है कि मंगल जो है वो लाल कलर का है, लेकिन हमारे ज्योतिष विज्ञान में ये चीज बताई हुई है कि मंगल लाल कलर से हम उसको रिलेट करते हैं, ठीक है ना। मंगल का उपाय भी बताया जाता है, लाल कपड़े दान करो, लाल कलर की कोई चीज दान करो, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और उसको रक्त से भी कहीं ना कहीं जोड़ा जाता है, मंगल साहस का कारक है, तो रक्त भी जो है वो लाल कलर का है। तो साइंस अभी बता रही है मंगल जो है वो लाल कलर का, लेकिन ज्योतिष में
ज्योतिष विज्ञान में ये चीज सालों हजारों साल पहले बताई हुई है कि जो मंगल है उसका कलर लाल है। इसमें मैं आपको एक चीज और ऐड ऑन करूंगी। जैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं जी। तो उसमें एक चौपाई है जिसमें बताया गया है धरती और सूर्य का डिस्टेंस कितना है। जी। हनुमान चालीसा से पढ़ते हैं ये जी, आप सबको हाँ। पता होगा। लेकिन वो कब बताया हुआ है? बहुत पहले की बात है, तब साइंस तो नहीं थी। वो तरसों बिल्कुल, तब साइंस तो नहीं थी। हाँ। वो चीज फिर कैसे, ना कोई सैटेलाइट थी, ना उस समय कोई टेलीस्कोप था। तो वो ऋषि मुनि इतने प्रभावशाली होते थे, उनको ज्योतिष का इतना ज्ञान होता था, नक्षत्रों का इतना ज्ञान होता था कि उन्होंने वो चीज उस समय अपनी जो है बुक्स वगैरह या जो भी उस समय होता था, उन्हें ये चीज लिखी है। तो मुझे नहीं लगता कि एस्ट्रोलॉजी को हमें प्रूव करने की नीड है। ज्योतिष अपने में एक ज्ञान का सागर है, जितना उसे पढ़ेंगे वो उतना डीप है। क्या एस्ट्रोलॉजी इंसान को मेंटली डिपेंडेंट बनाती है? ये मेरे अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप किस ज्योतिष को दिखा रहे हो। क्योंकि ज्योतिष में जो उपाय बताए जाते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति उस उपाय को करेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो मेंटली डिपेंडेंट रहेगा। इवन कि उसमें आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ता है। कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिससे हमारा आत्मविश्वास ज्यादा बढ़ता है, हमें मेंटल स्टेबिलिटी आती है। तो ये डिपेंड करेगा कि एस्ट्रोलॉजर कौन है, वो किस हिसाब से प्रेडिक्शन करता है। जैसे कि आपने बताया, मतलब एग्जांपल कोई बच्चा या कोई है जिसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है, वो एंटायर उसने बहुत मेहनत की, उसने अपना मतलब पूरा पोटेंशियल दे दिया, अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी, गवर्नमेंट जॉब में नहीं एग्जाम क्रैक हो रहा है। फिर वो एक ज्योतिष के पास जाता है, वो उन्हें वो माला देते हैं या जो भी कुछ देते हैं कि आप ये लगाओ या ऐसे कुछ उपाय करो, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। तो वो इंसान कहीं ना कहीं उस टाइम पे डिपेंडेंट हो जाता है ज्योतिष के ऊपर। क्या ये सही है? देखो, जब सरकारी जॉब की आपने बात की, सबसे पहले इसमें देखना होता है कि हमारे चार्ट में सरकारी नौकरी के योग है भी कि नहीं। ठीक है ना, हमेशा ही सरकारी नौकरी के योग तो बने नहीं होते हैं। एक समय निर्धारित होता है कि एक अच्छे प्लैनेट की दशा चलेगी, उस समय आपको सरकारी नौकरी मिलने के योग जो है ज्यादा होते हैं। और उसी समय वो इंसान वो कर्म भी तो करना चाहिए ना जी। सिर्फ ज्योतिष में योग होने से कुछ नहीं होता। अगर हमारी कुंडली में योग बन रहा है कि हमारी सरकारी नौकरी बन रही है, लेकिन हम उस सरकारी नौकरी को पाने के लिए कर्म ही नहीं कर रहे हैं, तो उसका क्या फायदा? अगर हम ज्योतिष के पास जाके उस चीज का समाधान मांगते हैं, वो हमें कुछ उपाय बताते हैं। ऐसा होता है कि चार्ट में कभी कभी जो ग्रह होते हैं उनकी पावर उतनी नहीं होती है, तो कुछ लोग जेम स्टोन्स रेकमेंड करते हैं, कुछ लोग बाकी उपाय बताते हैं। उससे क्या होता है, जो उनके प्लैनेट्स होते हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। वो नकारात्मक रिजल्ट नहीं देते हैं, सकारात्मक रिजल्ट ज्यादा देते हैं। प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूजा है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूजा और जेमस्टोन नहीं होता है जी। आप क्या काम कर रहे हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है ना। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि आजकल यूजुअली जो हमारा आधुनिक समय चल रहा है, इस समय ना लोगों में आपने देखा होगा डिप्रेशन का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत दिक्कत चल रही है। जॉब नहीं किसी की, कोई मतलब नीट का एग्जाम नहीं क्लियर कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, तो लोग बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। अब अगर किसी ज्योतिष के पास जाएंगे, ठीक है ना, डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, आप देखना कहीं ना कहीं उसका चंद्रमा पीड़ित होगा। चंद्रमा उसका 6, 8, 12 भाव में बैठा होता है, ठीक है, या राहु केतु के साथ उसका दृष्टि संबंध बन रहा है, या उसके साथ वो कॉम्बिनेशन बना रहा है। अब वो किसी ज्योतिष के पास अगर जाएगा तो ज्योतिष उसको उपाय तो बताएंगे। अगर वो उपाय करेक्ट होंगे और अगर वो उपाय वो प्राणी बेहतरीन तरीके से करेगा, तो उसका जो डिप्रेशन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है, काफी हद तक सॉल्व होता है। एक आम इंसान जब एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, तो हमें कैसे पता कि वो उपाय हमारे लिए कितने सही है और कितने गलत? वो तो करने के बाद ही पता चलेगा आपको। अगर कोई बंदा बीमार हो रहा है तो उसे दवाई खाने के बाद ही पता चलेगा ना, मेडिसिन लेगा उसके बाद ही पता चलेगा कि ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो अगला क्वेश्चन, अगर सब कुछ हमारी कुंडली में लिखा है तो हमें मेहनत करने की क्या जरूरत? मेहनत तो मजदूर भी करते हैं, मेहनत तो बहुत ज्यादा करते हैं, वो तो सबसे ज्यादा इवन मेहनत करते हैं। बट इसमें एक चीज होती है, आप मेहनत कब कर रहे हो, आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप सही समय पे मेहनत करोगे, सही एफर्ट्स अपने डालोगे, तो वो जरूर सक्सेसफुल होता है। मैंने अभी आपको एक पॉइंट पहले भी ऐड ऑन किया था कि जब हमारी सही दशा चल रही हो, ग्रहों का कॉम्बिनेशन सही चल रहा हो,
उस समय अगर हम अपना एफर्ट्स, अपनी मेहनत, अपना कर्म करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलता है। इसमें बाकी कॉम्बिनेशंस भी देखते हैं, बट पूरा चार्ट एनालिसिस करके हमें पता चलता है। क्या कुंडली मैचिंग के बिना सक्सेसफुल मैरिज होती है? देखिए, सक्सेसफुल मैरिज के लिए सिर्फ कुंडली मैचिंग नहीं देखनी होती, जी। सिर्फ गुण नहीं देखने होते। ये बहुत ओल्ड कंसेप्ट हो गया है कि दिल भी देखना होता है। बिल्कुल, दिल भी देखना होता है, पर वो कहीं ना कहीं उसमें ऐड ऑन होता है। मैं बताती हूँ आपको। देखो, आजकल क्या है कि लोग कहते हैं भाई हमारे 36 से 24 गुण मिल गए, 36 से 28 गुण मिल गए, अब हमारी शादी होगी। सिर्फ गुण मिलने से कुछ नहीं होता है। अगर कोई भी लड़का या लड़की की शादी हो रही है तो हमें, जब हम उनका कुंडली मिलान करते हैं, तो लड़के के चार्ट को प्रॉपर्ली एनालाइज किया जाता है कि उसके सप्तमेश की क्या स्थिति है, वहां पर राहु केतु की दृष्टि तो नहीं है, ये चीज भी ऐड की जाती है। उसके चार्ट में तलाक के योग तो नहीं है, उसके चार्ट में मृत्यु के योग तो नहीं है। और यही चीज हमें लड़की की कुंडली में भी देखनी होती है। सिर्फ गुण मिला के मैचिंग करके सक्सेसफुल मैरिज नहीं होती है। कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस करना होता है कि इन दोनों के चार्ट में विवाह के बाद सुख है भी कहीं। देखी है जिनको आपने बोला हो आप शादी नहीं करो, लेकिन उन्होंने उसके बाद शादी करी है और कहीं ना कहीं वो आज तक अपने मतलब शादी विवाह में रहा है, मतलब लाइक एक सक्सेसफुल मैरिज है। हाँ, मैंने देखी है। और एक्चुअली हमने उन्हें ये सजेस्ट भी किया था कि इनको शादी नहीं करनी चाहिए। जी। मैंने एक चार्ट देखा था हस्बैंड वाइफ का। एक्चुअली अभी तो उनका डाइवोर्स हो चुका है, तलाक हो चुका है। जब हमने उनका चार्ट देखा था तो दोनों के चार्ट में तलाक के योग बन रहे थे। ठीक है, देखो कई हद तक हम तलाक को रोक भी सकते हैं अगर एक टिपड़े में तलाक के योग नहीं बनेंगे और एक के टिपड़े में तलाक के योग बन रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं उपाय के थ्रू हम बचा भी सकते हैं शादी को। लेकिन दोनों ही टिपड़ा जो हमारे पास है, दोनों ही चार्ट अगर उसमें तलाक के योग बन रहे हैं, तो फिर कोई चांस ही नहीं बचता उनकी शादी बचा। क्या था क्वेश्चन? अच्छा, जैसे कि आजकल का जो यूथ है वो लव मैरिज में बहुत ज्यादा मतलब प्रभावित रहता है, रुचि रखता है अपनी लव मैरिज में। तो उस टाइम पे वो सोचते हैं, जो कपल्स है वो बोलते हैं कि अगर हमारा आपस में दिल मिल गया तो हमें कुंडली नहीं मैच करनी चाहिए। वो किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है कि कुंडली मैच करना या ना करना? ठीक है, आपका क्वेश्चन सही है। आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन देखिए स्टार्टिंग में तो दिल मिल गया, पर वो किस दशा में दिल मिला है वो भी डिपेंड करता है। अक्सर लोगों का राहु की दशा में काफी ऐसा भ्रम होता है, इल्यूजन्स होते हैं कि मेरा वाला मेरा ही है, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एंड में वो रिजल्ट दूसरा आता है। तो इसमें कहीं ना कहीं मैं इसको कुंडली से रिलेट करूंगी। कॉम्बिनेशंस देखिए, चार्ट मिलाए और सिर्फ गुण नहीं देखिए, बाकी पूरा प्रॉपर एनालिसिस करें। मेरे मतलब कुछ मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ ऐसे कपल्स हैं जिन्होंने कुंडली नहीं मिलाई है और वो आज तक उनकी सक्सेसफुल मैरिज है, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, उपाय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जी। मैंने बोला ना, उनकी चार्ट में सक्सेसफुल मैरिज नहीं है, लेकिन दोनों के चार्ट में तलाक के योग भी तो नहीं होंगे। ओके। ये बात भी है। मैंने तभी कहा आपको कि सिर्फ गुण मिलाने से कुछ नहीं होता, हमें प्रॉपरली एनालिसिस करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो उपाय भी साथ साथ में करते हैं। आपको क्या लगता है कि उनके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते होंगे? वो तो हर एक के घर में होता है। तो उपाय भी लोग साथ साथ में करते हैं। आपने अपने लाइफ में आज तक की शॉकिंग प्रिडिक्शन कौन सी देखी है जो सच निकली? देखिए, हम प्रिडिक्शन तो करते रहते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि आज अगर हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, कल या परसों उनके साथ कुछ ना कुछ घटित हो, बहुत बड़ी घटना घटी है। जस्ट लाइक मैं बता दूं, मैं चीजें तो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, पर एक चार्ट मैंने देखा था, उनको मैंने बताया था कि आपके चार्ट में खतरा दिख रहा है मुझे, तो आप थोड़ा अपने आप को सतर्क रहिए। अगले 2-3 दिन बाद जो है उनका एक्सीडेंट हो गया। इवन कि उन्हें उपाय भी बताए थे, पर इतना समय नहीं था उनके पास कि वो उपाय कर पाए। सो ऐसी चीजें होती रहती है। एक चीज जो एस्ट्रोलॉजर से कभी बात लोग नहीं पूछते हैं, लाइक एक मतलब ऐसी चीज जो एस्ट्रोलॉजर से कभी लोग पूछते ही नहीं है। देखिए, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है ना, लोग एस्ट्रोलॉजर से हर एक चीज, जब वो ऐसी स्थिति में होते हैं ना, तो हर एक चीज शेयर करते हैं, हर एक चीज पूछते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है ना कि लोगों को ये भी पूछना चाहिए। जैसे मैक्सिमम मेरे पास ऐसे चार्ट्स आते हैं, लोग लेके आते हैं, रेमेडी चाहिए होती है, मैं रेमेडी उनको बता देती हूँ, लेकिन हर 3 मंथ के बाद वो आते हैं, बोलते हैं कि काम नहीं किया, काम नहीं किया। ऐसे नहीं होता है। हाँ। ठीक है, अगर हम कोई रेमेडी कर रहे हैं, अगर हम एक मेडिसिन का कोर्स करते हैं,
कोई बीमारी है तो लॉन्ग टर्म के लिए कोर्स करते हैं ना, जी। तब जाके वो प्रॉब्लम जो है सोल्व होती है। वैसे अगर आपके चार्ट में ऐसे कोई कॉम्बिनेशन है जिसके लिए आपको उपाय बताया होगा, तो आपको उसको एक ऐसा हैबिट ले लेना होता है, आदत बना देनी चाहिए होती है, तभी वो आपके जीवन में काम करती है। आज तक सबसे डिफिकल्ट क्लाइंट का एक्सपीरियंस आपने क्या देखा है? डिफिकल्ट तो देखो रहता है, लोग मानसिक स्थिति उनकी किस प्रकार है उसके हिसाब से हमें जवाब देना होता है। बट ये है कि एंटरटेनमेंट टाइप के भी कुछ लोग कभी कभी आ जाते हैं, डिफिकल्ट नहीं बोलूंगी मैं उसको। अगर आपने किसी की कुंडली देखी और अगर आपको कोई बात लगी इन्हें बोलना है, लेकिन वो मेंटली इतने उस टाइम पे स्ट्रांग नहीं है, तो आप क्या वो बात उनसे छुपाएंगे? नहीं, देखो एथिकली आपने जो बात की, मैं आपको बता दूं, कुंडली में जो भी कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं, अगर कोई हमें डेंजर दिख रहा है कि इनके चार्ट में है, तो हम वो ओपनली नहीं बोल सकते। जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि मृत्यु के बारे में किसी भी प्राणी को नहीं बोलना चाहिए होता है। लेकिन अगर चार्ट में कुछ ऐसे डेंजर योग बन रहे हैं, हम उन्हें बताते हैं, लेकिन एक तरीका होता है बोलने का कि उन पे वो मानसिक चिंतित नहीं रहा अपने जीवन में। सोशल मीडिया वाले 30 सेकंड के जो हमारी प्रेडिक्शन आती है वो कितनी हद तक सही है और कितने हद तक गलत? देखिए, एक रील में ना हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। जी। मैंने आपको पहले भी बताया, स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन का मैंने आपको जवाब दिया था कि अगर हमें किसी के भी बर्थ चार्ट का एनालिसिस करना है तो उसके हर एक योग, हर एक जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, हर एक चीज को देखना होता है, उसकी दशा क्या चल रही है, गोचर में क्या चल रहा है। तो रील 30 सेकंड में कितना कवर हो सकता है? इसीलिए अगर जैसे आपने बताया कि क्या वो सही होता है, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको प्रॉपरली किसी चीज का नॉलेज चाहिए या आपको जानना है कि आपके चार्ट में क्या चल रहा है, क्या फ्यूचर रहेगा, तो आपको प्रॉपरली एक चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहिए। तो कितना टाइम लगता है एक कुंडली को पूरा एनालाइज करने में, उसे पूरा समझने में? देखो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि देखो कुंडली में ना सिर्फ हमें एक पेज नहीं देखना होता है, एक कुंडली नहीं होती, उसमें लगन कुंडली होती है, नवमांश कुंडली होती है, D10 होता है जिसको हम करियर वगैरह के लिए देखते हैं, उसके बाद सप्तमांश होता है, गोचर होता है, ग्रहों की क्या योग चल रहा है वो भी देखना होता है, ग्रहों की डिग्री क्या है उस समय, ग्रहों की दशा क्या, हर एक चीज देखनी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपरली मुझे एक पर्टिकुलर कुंडली को प्रॉपरली देखने में अराउंड 30 to 45 मिनट्स तो लगते ही है, अगर प्रॉपरली किसी को बताना है। जैसे कि इस साल 3 ज़ोडिक साइंस हैं, मतलब क्लेम कर रहे हैं कि वो मिलीनियर बनेंगे, ऐसे वायरल चल रहा है अभी, तो आपका उस पर क्या कहना है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि हर इंसान की लाइफ में ग्रहों का कॉम्बिनेशन अलग होता है। जी। किसी की अभी राहु की महादशा चल रही है, किसी की जुपिटर की। तो एनालिसिस अगर हम करेंगे तो कुंडली के कॉम्बिनेशन जो चार्ट में ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन रहा है उसके अनुसार करेंगे। हाँ, बाकी वो चीज ठीक है कि इस राशि के लिए अच्छा रहेगा, जैसे कन्या राशि के लिए अच्छा रहेगा या किसी और राशि के लिए अच्छा रहेगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है, जानना है, तो वो आपको चार्ट को प्रॉपरली देखना पड़ेगा। ऐसे एक प्रॉपर राशि देख के हम नहीं बता सकते कि आपका जीवन कैसा रहेगा। आप प्लीज राहु को ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकते हैं कि राहु बेसिकली क्या है? देखिए, राहु एक छाया ग्रह है, राहु केतु दोनों छाया ग्रह है, और आजकल जो समय चल रहा है तो राहु का हम सबके ऊपर ना बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, बहुत गहरा। देखिए, इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। अगर राहु किसी का लगन में बैठ गया, जी। लगन होता है हमारा दृष्टिकोण, हमारा स्वभाव कैसा होगा, ये चीज हमें लगन से पता लगती है। अगर राहु वहां पर बैठ गया, देखो राहु वाला इंसान जो होता है ना, मास्टरमाइंड होता है, वो काफी दूर की सोच रखता है। अगर आप अभी कुछ सोच रहे हो ना, राहु उसके 2 कदम आगे की सोच रखता है। लेकिन राहु इल्यूजन का भी कारक है, राहु भ्रम पैदा करता है, राहु इनसिक्योरिटी भी देता है। तो इसलिए राहु हम किस प्रकार यूटिलाइज करते हैं, राहु वाला इंसान ना उसको अपने आप से बहुत प्रेम होता है। जैसे केतु डिटैच करता है, राहु प्रेम पैदा करता है अपने आप से। हाँ, उसको अपने आप से बहुत सेल्फ ऑब्सेशन होता है। अब देख लेना, किसी का भी राहु लगन में होगा, वो इंसान उसको अपने आप से ही है, बाकी दुनिया बाहर में जाए, अपने आप से बहुत प्रेम है उसको, जितना अपने आप से उतना उसको किसी से होगा नहीं। और ऐसे इंसान जुनूनी नेचर के होते हैं। राहु जिसके भी लगन में बैठ जाए, उसका जीवन कभी अर्श पे तो कभी फर्श पे।
क्योंकि वो सडनली चीजें कर लेता है। स्टॉक मार्केट को हम राहु से ही तो रिलेट करते हैं, क्योंकि सडनली कुछ भी हो जाता है। तो राहु एक ऐसा ग्रह है जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हमें रिजल्ट देगा, पर ये डिपेंड करेगा कि अब राहु अच्छा बैठा है चार्ट में या बुरा बैठा है, किस राशि में बैठा है और हम उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। क्या एआई के आधुनिक, मतलब जैसे एआई आज एक आधुनिक क्षेत्र में है, तो वो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी को कहीं पीछे हद तक छोड़ रहा है? मतलब लाइक एआई के एस्ट्रोलॉजर जो है लोग उसकी तरफ ज्यादा जा रहे हैं एज कंपैरिजन में आप लोगों की तरफ। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग एआई या आधुनिक जो भी चीजें आ रही है वो एस्ट्रोलॉजी की जगह नहीं ले सकती जी। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, एआई कैलकुलेशन तो कर लेगा, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, उसमें इंटरप्रिटेशन भी करना होता है। Okay. हाँ, ये एआई है, ये एक चीज कर सकता है कि ये हमारी मदद कर सकता है। जैसे आपने देखा बहुत सारे एप्स हैं, आजकल 2 मिनट में कुंडली निकल जाती है, ट्रांजिट में क्या चल रहा है वो पता लग जाता है, दशा क्या चल रही है वो पता लग जाता है, इजीली पता लग जाता है ना। लेकिन उसका कैलकुलेशन तो वो कर देंगे, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन के लिए तो आपको एक एस्ट्रोलॉजर की नीड होगी ना, और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की नीड होगी। ठीक है, एआई बहुत अच्छा है, मैं बोलती हूँ बहुत बेहतरीन है, उसने हमारी चीजें आसान कर दी है, लेकिन कुछ हद तक चीजें जो है वो एस्ट्रोलॉजर पर ही डिपेंड है। मैम जैसे कि एआई ये हो गया, लेकिन बात करें अगर सपोज कोई बच्चा रात के 3 बजे पैदा हो रहा है, तो उस दिन डेट आ रही है 5th of July जी, तो नेक्स्ट डे है 6th of July, तो जो एआई है वो कौन सी कुंडली उस टाइम पे लेगा, 5th of July या 6th of July? देखो आप कभी डाल के देखना, उस समय आपका ग्रहों का जो भी कॉम्बिनेशन दिखेगा, चाहे वो आप पिछले दिन का डालें अगले दिन का डालें, वो सेम ही आएगा। लेकिन अगर मैं कुंडली की बात करें कि हमें कौन सा डे लेना चाहिए, तो आगे वाले दिन में कभी भी, जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ है 30 तारीख को, ठीक है ना, रात के 3 बजे, ठीक है ना, तो उस बच्चे का हम 30 तारीख को ही लेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक सूर्य उदय नहीं होता तब तक हमारे शास्त्र के अनुसार अगला दिन नहीं लगता। ओके, तो लेकिन एआई के हिसाब से अगला दिन चढ़ जाता है। हाँ, वो ठीक है, लेकिन चार्ट्स जो होते हैं वो सेम आते हैं। अच्छा, चार्ट बिल्कुल सेम आते हैं? चार्ट सेम आते हैं, जो ऐप है चार्ट सेम आते हैं, लेकिन जो हाथ से कैलकुलेशन करनी होती है, हाथ से हम जो टिप्पणी चार्ट वगैरह बनाते हैं उसका अलग रहता है। उसमें उस हिसाब से गोचर देखा जाता है, ट्रांजिट देखा जाता है कि क्या है, क्या दिशा चल रही है, चंद्रमा कौन सी राशि में है। कौन सा उपाय लोगों को रेगुलर करना चाहिए, मतलब लाइक रेगुलर? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके चार्ट्स नहीं होते, है ना, क्योंकि उन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ, उन्हें अपना टाइमिंग नहीं पता होता है। पर मैं एक यूनिवर्सल उपाय बता दूं, देखिए अपने कर्म को मजबूत करना है तो लोगों को डॉग्स को, काउस को और बर्ड्स को हमेशा फीड करना चाहिए। आप गाय को खाना खिला सकते हो, कुत्तों को खाना खिला सकते हो, क्योंकि ये दोनों राहु केतु से रिलेटेड है। और आजकल जो मैक्सिमम जो इशू क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो राहु केतु ही क्रिएट करते हैं। तो डॉग्स को, गाय को या फिर चिड़िया वगैरह जो भी है, कुछ ना कुछ आप शनिवार को, बुधवार को, जब भी जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उसके अनुसार आप उनको खिला सकते हो। हमारे पास इंस्टाग्राम से कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो उसका पहला क्वेश्चन है, अगर किसी व्यक्ति के 12वें घर में सन बैठा हो तो उसका क्या प्रभाव होंगे? ये जिस व्यक्ति ने क्वेश्चन किया है, अगर उसके द्वादश भाव में, 12वें भाव को द्वादश भाव कहते हैं, ठीक ना, द्वादश भाव में सूर्य है, ठीक है, द्वादश भाव में सूर्य है लेकिन तुला राशि में है, और तुला राशि में जो सूर्य होता है वो नीच का माना जाता है, ठीक है, उच्च के ग्रह होते हैं, नीच के ग्रह होते हैं, उसमें वो अपना कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं देता। इसमें एक चीज मैं नोटिस करूंगी, अगर उसके 12वें भाव में सूर्य विराजमान है और वहां पर वो तुला राशि में है, तो उसके जो सिंह राशि होगी वो दशम भाव में स्थित होगी, और उसके जो दशम भाव का स्वामी है वो द्वादश भाव में चला गया, ठीक है ना। द्वादश भाव जो होता है वो खर्चे का भाव है, एक्सपेंडिचर का, फॉरेन का, मोक्ष का, हॉस्पिटल का, इन सब चीजों से रिलेटेड फंक्शन करता है, ठीक है। वहां पर सन चला गया, अगर किसी डॉक्टर का अगर हमें चार्ट देखना है ना, उसके लिए अगर द्वादश भाव में सन है तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर सन वहां पर नीच का है, इनके चार्ट में जैसे सन वहां पर नीच का है, तो इनको वो नींद की दिक्कत कर सकता है, उनको रात को नींद नहीं आ सकती। जो सन है वो पिता को भी दर्शाता है व्यक्ति की कुंडली में, तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति की उसके पिताजी के साथ अनबन रहे, okay. उसके पिताजी के साथ
का अच्छा संबंध नहीं हो सकता। जैसे हम कुछ केसेस देखते हैं कि बाप और बेटे की नहीं बनती है, उसके पीछे का उसके लिए रीजन मेन चीज ये भी है कि सूर्य और शनि की युति होती है। सूर्य पिता है, शनि बेटा है, और आपको पता है दोनों की आपस में नहीं बनती है। नहीं बनती। तो इसलिए अगर किसी के भी चार्ट में सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन बनेगा तो हम कुछ लोग कहते हैं नहीं हमारी बनती है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके विचार होंगे ना वो मिलते नहीं है, जिस कारण लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। जैसे आपने इसकी बात की, जो भी कॉम्बिनेशन अभी उन्होंने बताया, तो एक तो नींद की दिक्कत होगी उनको, दूसरा सरकारी जो नौकरी होती है या सरकारी लाभ जो होता है उसमें विलम्ब हो सकता है, देरी भी हो सकती है, और पिताजी के साथ दिक्कत रह सकती है। तो ऐसा इंसान ना अकेला रहना पसंद करता है, मेडिटेशन करना पसंद करता है। एक और क्वेश्चन है, क्या हमारी किस्मत पहले से लिखी हुई होती है या हमारे कर्म पे बदल देती है? देखिए, किस्मत और कर्म, ज्योतिष में मैं किस्मत और कर्म को एक साथ रख के चलती हूँ। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि सब कुछ किस्मत में नहीं होता है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि सब कुछ कर्म से भी नहीं होता है। दोनों एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। जैसे किसी के चार्ट में योग बन रहा है, ये तो हमें कुंडली देखने के बाद पता चलेगा ना कि आपके चार्ट में ऐसे ऐसे योग बन रहा है, ठीक है। तो अब कर्म की यहाँ पर बात करते हैं। ज्योतिष तो ये कुंडली तो हमें ये बता देगी कि आपके चार्ट में ये योग बन रहा है, ये दिक्कत आ सकती है, लेकिन उन दिक्कत को हैंडल कैसे करना है वो आपके कर्म निर्धारित करेगी। वो आपके कर्म पर डिपेंड करता है, ठीक है। जो उपाय करते हैं उससे भी हमारा कर्म जो है वो बनता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि बारिश लग रही है तो आपको छाता लेके जाना है, ठीक है। अब ये इंसान पे डिपेंड करेगा कि उसे भीगना है या छाता लेके जाना है। वो छाता उपाय है, वो छाता कर्म है। इट्स लाइक 50-50। एक और क्वेश्चन है, if you could give one life lesson through astrology that everyone should remember, what would it be? देखो, मैं यही बोलूंगी कि ज्योतिष, देखो सबको पता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगी, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। हमारे आसपास ऊर्जा है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, हमारी ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है। तो जो हमारे सराउंडिंग में एनर्जी है, क्या ये हमें इम्पैक्ट नहीं करती होगी? अब ये डिपेंड करेगा कि वो किस हिसाब से इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है। अगर लाइफ लेसन की मैं बात करूं तो सबसे पहली बात कि ज्योतिष को मानो, प्रॉपर रूप से मानो। ऐसे ही नहीं कि ऊपर से ज्योतिष आपने पढ़ लिया तो हो गया, नहीं। ज्योतिष बहुत डीप सब्जेक्ट है, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, उसके बारे में जानो। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि कोई हमें बेवकूफ ना बनाए। और दूसरी बात, सबसे ज्यादा अपने चंद्रमा को मजबूत करो। एक उपाय मैं बताना चाहूंगी कि पानी का कंजप्शन ज्यादा रखो, पानी अच्छे से पिया करो, क्योंकि आजकल लोग पानी बहुत कम पीते हैं, ठीक है। और जल तत्व की चीजें दान भी करनी चाहिए। जिसका चंद्रमा खराब है उसको जल तत्व की चीजें दान करनी चाहिए। किसी को चाय पिला दी, किसी को पानी पिला दिया, किसी को जूस पिला दिया, ये आप पे निर्भर करता है, जितना आप अफोर्ड कर सको। तो अपने चंद्रमा को मजबूत करो। जितना आपका चंद्रमा मजबूत होगा उतनी आपकी स्टेबिलिटी होगी, आप चीजों को फेस कर पाओगे। तो साढ़े सती क्या है? देखिए, जो साढ़े साथी का जो टाइम पीरियड रहता है वो लगभग 7 साल रहता है, ठीक है। साढ़े साथी कब होती है? जब मेन रूप से जब शनि चंद्रमा के ऊपर आता है, गोचर में ट्रांजिट की बात कर रही, ठीक है। लेकिन वो पहले से स्टार्ट हो जाती है जब शनि जो है चंद्रमा से पहले वाली राशि में विराजमान हो जाता है, गोचर में, ठीक है। ये 3 चरणों में होती है, ठीक है। उदय, मध्य और अस्त, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जब वो पहले चरण में होती है ना, तो वो इंसान के इस लेवल तक दिक्कत करती है, यानी कि गर्दन वाले एरिया में उसे दिक्कत रहती है, फेस सरदर्द होगी, आंखों में दिक्कत होगी, कुछ भी हो सकता है उस समय। मध्य भाग में यानी कि मध्य शरीर में दिक्कत करेगी। जब लास्ट चरण उसका चलता है तो वो नीचे आपके लेग्स में प्रॉब्लम कर देगी, आपकी फुट्स में प्रॉब्लम करेगी, बहुत सारी चीजें। और साढ़े साथी में ना लोगों का बहुत ऐसा रहता है, लोग डरते हैं कि भाई मेरी साढ़े साथी आने वाली, अब क्या होगा। ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि आपका शनि चार्ट में कैसा है। अगर चार्ट में आपका शनि मजबूत है तो आपको उतना इम्पैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि देखो साढ़े साथी में क्या होता है, शनि चंद्रमा के ऊपर आता है। चंद्रमा मन का कारक है, तो मन को पीड़ित करता है, माता को भी दिक्कत देता है।
लेकिन अगर आपका शनि उच्च का है, आपके कर्म उच्च कोटि के, तो आपको तकलीफ आपको वो उतना संघर्ष नहीं करना होता। और ऐसा होता है जब भी 7.5 आती है, इंसान बहुत कुछ सीखता है। जो इंसान पहले होता है वो वैसा नहीं रहता। आफ्टर 7 हाँ, आफ्टर 7.5 ऐसा नहीं रहता। वो उसमें एक मेच्योरिटी आती है, उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। वो अपने जीवन से बहुत संघर्ष करके बहुत सारी चीजें सीखता है। तो 7.5 आते वक्त या तो कुछ लेके जाते या तो जाते वक्त, पर देती जरूर है। 7.5 बुरी नहीं है। अब आप उसको कैसे यूटिलाइज करोगे ये आप पे डिपेंड है। जैसे कि लोग बोलते हैं जब एक हमारे 7.5 लगती है तो उसमें एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस होते हैं, क्या ये सही है? देखिए उसमें फिर हम मंगल की स्थिति भी देखते हैं। क्योंकि 7.5 इंसान को निचोड़ के एक नया इंसान बनाती है। तो उसमें बाकी ग्रह की कॉम्बिनेशन भी देखनी है, मंगल की क्या स्थिति है। मंगल केतु की युति तो नहीं हो रही, क्योंकि मेनली वो एक्सीडेंट्स वगैरह, रक्त वगैरह का दिक्कत करते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि लोगों को ना 7.5 में ये उपाय करने चाहिए, क्योंकि जब भी शनि जो है वो चंद्रमा के ऊपर आ रहा है, चंद्रमा को पीड़ित करेगा। ठीक है ना? तो उस समय क्या करना है, हमें अपने चंद्रमा को मजबूत करना है। जितना अगर चंद्रमा उनका मजबूत होगा तो फिर शनि उतना इम्पैक्ट नहीं करता है। चंद्रमा से रिलेटेड उपाय कीजिए, चंद्रमा से रिलेटेड उस समय आप बिजनेस खोल दीजिए, साथ साथ में आप दान धर्म की चीजें किया कीजिए। तो शिवम टॉक्स नाउ की तरफ से आपके पास एक लास्ट क्वेश्चन। शनि और केतु के बारे में हर एस्ट्रोलॉजर की एक अलग राय है, मतलब हर एस्ट्रोलॉजर अपने पर्सपेक्टिव से बताते हैं। आपका क्या पर्सपेक्टिव है शनि और केतु को लेकर? देखिए, शनि कर्म का कारक है, शनि काम देता है, केतु डिटैचमेंट का कारक है। केतु आपको अध्यात्म की ओर ले जाता है। जब भी किसी के चार्ट में शनि केतु की युति होती है, ऐसा यूजुअली कहा जाता है और होता भी है, ऐसे इंसान की बद्दुआ बड़ी जल्दी लग जाती है। ओके, बद्दुआ बहुत जल्दी लग जाती है। पर आप देखना, ऐसा इंसान कभी बद्दुआ जल्दी नहीं देता। ओके, उसके मुंह से बद्दुआ इतनी इजीली निकाल नहीं सकते। वो जो बोल दे वो होता है। अच्छा। शनि केतु की युति से एक दिक्कत और भी होती है, जो मेरा अपना एनालिसिस रहा है। शनि काम का कारक है, केतु डिटैच करता है। तो ऐसा इंसान ना अपना काम चेंज करना ज्यादा पसंद करता है। उसको ना कर्म में वो एक कह सकते हैं सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती है, काम से रिलेटेड दिक्कत रहती है। अगर ये युति दशम भाव में हो तो फिर तो ज्यादा ही दिक्कत रहती है। ऐसे इंसान को हमेशा कोई टेक्निकल काम करना चाहिए, कि शनि केतु दोनों टेक्निकल काम को दर्शाते हैं। लेकिन अगर किसी के चार्ट में अगर अकेला केतु भी दशम भाव में बैठा है तो काम से रिलेटेड मसला करेगा ही करेगा। आप कुछ भी कर दो वो मसला करेगा। शनि बैठ गया तो फिर तो 100% हो गया, वो दिक्कत करेगा। लाइफ के किस चरण में करेगा वो बोल नहीं सकते, पर जरूर करेगा। यूजुअली काम करने का समय तो इंसान का 25 से 50 के बीच में होता है। अगर उस समय 7.5 भी आ गई तो फिर तो भाई क्या ही बताना, फिर तो इंसान को दिक्कत का सामना तो करना पड़ता है। डिपेंड करता है कि आप चीजों को, ग्रहण को कैसे लेते हो। तो उस टाइम पे क्या उपाय करने चाहिए जिससे उसकी दिक्कत थोड़ी कम हो? देखो, शनि केतु की अगर युति है तो मैंने एक चीज बोली कि आप टेक्निकल काम करो, ठीक है, या फिर जो भी अगर अपने बिजनेस वगैरह खोलना है तो किसी धार्मिक स्थल के आसपास खोलो। ओके, वो ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरा, ऐसे इंसान को अगर वो दशम भाव में है तो कोशिश करो कि फॉरेन वगैरह में काम करे। जैसे कहा जाता है अगर शनि की मतलब दशा चल रही है तो शनिदेव को तेल, सैटरडे पे जाके शनिदेव को तेल चढ़ाए। ये शनि के उपाय है। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना है, पानी अर्पित करना है, जल अर्पित करना है और 7 बार परिक्रमा करनी है। ठीक है, ये उपाय है। इवन की शनि के लिए ये भी उपाय है कि हमें काला कंबल दान करना चाहिए, काले तिल दान करने चाहिए। और जो ये होते हैं सफाई कर्मचारी, हमें उन्हें खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि जो शनि होता है ना वो वर्कर्स को कहीं ना कहीं रिलेट करता है। ओके, इसलिए हमें ऐसे लोगों को खाना खिलाना चाहिए जो सफाई कर्मचारी होते हैं और जो एज्ड पर्सन होते हैं। और हम किसी को शूज भी दान कर सकते हैं, वो भी शनि का एक अच्छा उपाय माना जाता है। शनिवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। तो होप करता हूँ कि आपको शिवम टॉक्स नाउ में सानिया जी के साथ बहुत कुछ सीखने को मिला हो। ऐसी एस्ट्रोलॉजी की जो चीजें अभी तक आपने कहीं ना कहीं आपके भी मन में हो, जो अभी तक आज तक बाहर नहीं निकली हो, तो होप करता हूँ सानिया जी ने वो सब चीजें क्लियर करी हो। तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर जाके जल्दी से सब्सक्राइब करिए। आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज और भी आएंगी। तब तक के लिए जय माता दी, बाय।